हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th हिंदी चैप्टर 4। चैप्टर क्या है? 4 है। बाल गोविंद भगत। क्या है? बाल गोविंद भगत है। हम पढ़ने जा रहे हैं बाल गोविंद भगत को आज। देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्मपाल आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। नायक बाल गोविंद भगत गृहस्थ है। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, 60 साल से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे उसका। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नौक के एक छोर से नहीं ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की जब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, तो उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, फिर सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मंडी से मतलब वह दरबार में भेंट रूप से रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था उसके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर
मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हल वाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अंधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुड़ों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे, सखियां चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती चिहुक उठाती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका ही यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने दाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उन रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सीढ़ी से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा उस उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी।
अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मारा। इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका का बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांका रखा। बस अब वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू की नज़र दिख भी जाते और उसे रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इनकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है, चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जान नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी अवस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी के भिक्षा क्यों मांगे।
अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी भी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत नौन ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। देखिए, बाल गोविंद भगत के लेखक शीर्षक कविता के कहानी की लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका शब्दार्थ है कमली मतलब कम्बल होता है, कलेवा मतलब सुबह का जलपान या यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन को कलेवा कहते हैं। पूर्वाई मतलब होता है पूरब की ओर से बहने वाली हवा। अधरतिया होता है आधी रात, अधरतिया आधी रात। खंजरी होता है डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तबंधता होता है सन्नाटा, सुनसान। लोही होता है प्रातः काल की लालिमा। आवृत होता है ढका हुआ। कुश होता है एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा होता है कम बुद्धि वाला। संबल होता है सहारा। जीने होता है सीढ़ी। पंजर होता है मृत शरीर या लाश। सुभग मतलब होता है सुंदर। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका क्वेश्चन हम अगले क्लास में कर देंगे।